हाय डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, उसका डिस्कशन किया है डियर स्टूडेंट। और उसका हमने फॉर्मूला निकाला था और एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम चार्ज अगर मटेरियल मीडियम पे अगर प्लेस अगर करें तो उस पे जो फोर्स जो होगा उसकी वैल्यू फ्री स्पेस से क्या होगी, डिक्रीज होगी। इट इज रिड्यूस्ड बाय द फोर्स विच इज एक्ट्स इन अ फ्री स्पेस। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया था। और उसके बाद ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला है ये दैट इज एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, तो ये एप्सिलॉन 0 को हम क्या कहते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। और इसका जो यूनिट है वो यूनिट हम ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, दैट इज एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या होगा, इसकी वैल्यू कितना रहती है, दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, अब इसका हमें यूनिट निकालना है। तो ये फॉर्मूला कैसा होगा, एप्सिलॉन 0 एफ की जगह जाएगा और एफ एप्सिलॉन 0 की जगह आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, एप्सिलॉन 0 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एफ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 यानी चार्ज का जो यूनिट है वो है कूलम। Q1 का यूनिट हो गया कूलम, Q2 का भी यूनिट हो गया कूलम, यानी कूलम इंटू कूलम यानी हो गया कूलम स्क्वायर। और ये जो है 4 पाई इट इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का यूनिट नहीं रहता। ओके, और एफ का जो यूनिट रहेगा वो रहेगा न्यूटन। और आर जो है यानी डिस्टेंस का जो यूनिट है वो है मीटर। ऐसा यूनिट की हम बात कर रहे हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन 0 का यूनिट क्या होगा, दैट इज कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और हम इसको कैसा लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2। कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2, यानी एप्सिलॉन 0 यानी परमिटिविटी का यूनिट क्या है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हो गई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम। ओके, अगर हम ये जो चार्ज है ये जो फॉर्मूला है हमने चार्ज कौन से मीडियम पे रखे हैं, फ्री स्पेस और वैक्यूम में रखे। अब अगर दूसरे मीडियम में अगर रखे तो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ एनी अदर मीडियम। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ये इक्वेशन से हम 1 कूलम की डेफिनेशन कर सकते हैं। 1 कूलम की डेफिनेशन कर सकते हैं। अगर ये जो चार्ज है ये चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड अगर सेम अगर रहा यानी 1 कूलम अगर रहा, और ये जो डिस्टेंस है दो चार्ज का डिस्टेंस अगर 1 मीटर रहा यानी यूनिट मीटर रहा, और ये तो फिर क्या बचेगा, ये 1 कूलम ये 1 यहां पे आ गए, और उसके बाद ये यहां पे आ गए 1, यानी हमें क्या मिलेगा, F दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 कूलम 1 मीटर। ओके, 1 कूलम 1 मीटर। अब हमें 1 कूलम की अगर डेफिनेशन अगर करना है तो क्या होगा, 1 कूलम यानी कब क्या करेगा, 1 कूलम यानी क्या होगा, इफ
इफ Q1 पहले हमने लिया है वो, इफ Q1 Q2 इक्वल टू 1 कूलम, इफ Q1 Q2 इक्वल टू 1 कूलम, R that is equal to 1 मीटर, R that is equal to 1 मीटर। तो ये 1 क्या होगा, ये 1 कूलम 1 मीटर, ये पूरा 1 आ गया। और फोर्स कितना रहेगा, फोर्स that is equal to 1/4πε0। और अगर हम ये ε0 की वैल्यू अगर 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ये वैल्यू ये इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट अगर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, फोर्स की वैल्यू क्या मिलेगा, और पाई की वैल्यू 3.142 तो आपको पता है डियर स्टूडेंट। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन, 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन। यानी फोर्स कितना एक्स होगा, अगर 1 कूलम अगर रहा, चार्ज की वैल्यू अगर 1 कूलम अगर रहा तो फोर्स कितना रहेगा, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। और ये जो टर्म है 1/4πε0 9 इंटू 10⁻9 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें आर की वैल्यू निकालना है या चार्ज की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे 3.142 और उसके बाद ε0 की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 8.85 इंटू 10⁻12 उसका मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद डिवीजन। तो हमें अब ये नंबर डायरेक्ट हमें कांस्टेंट वैल्यू की वैल्यू 1/4πε0 की वैल्यू पता है और वो हम क्या करेंगे फिर न्यूमेरिकल में भी यही यूज करेंगे 9 इंटू 10⁻9। ओके, तो इससे इसकी डेफिनेशन क्या होगी, 1 कूलम की डेफिनेशन क्या होगी, 1 कूलम की क्या डेफिनेशन होगी, 1 कूलम क्या डेफिनेशन होगी 1 कूलम की, 1 कूलम is the 1 coulomb is the amount of charge, 1 coulomb is the amount of charge, 1 coulomb is the amount of charge, ये 1 coulomb is the amount of charge which when placed at a distance और डिस्टेंस कितना, यूनिट मीटर, यानी डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, प्लेस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द other charge, place at a distance 1 meter from the other charge of same magnitude, यानी Q1 का अगर 1 कूलम अगर चार्ज अगर रहा तो Q2 का भी क्या होगा 1 कूलम ही रहना है। ओके, वही हमें क्या देगा 1 कूलम चार्ज देगा। अगर Q2 का अगर 2 कूलम रहा तो फिर 2 इंटू 1 दैट इज 2 कूलम होगा, वो 1 कूलम की डेफिनेशन नहीं होगी। यानी 1 कूलम के लिए Q1 का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही मैग्नीट्यूड हमें Q2 का होना है। ओके, तो फ्रॉम द अदर चार्ज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड experiences the force, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू और फोर्स की वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कितना है, दैट इज 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन, 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन। क्या है डेफिनेशन, 1 coulomb is the amount of charge which when placed at a distance 1 meter from the other charge of the same magnitude experience of electrostatic force, ये है इलेक्ट्रिक फोर्स, is equal to 9 into 10⁻9 न्यूटन। ओके, और ये जो चार्ज है, ये चार्ज
कौन से इसमें है? दैट इज द सेम मैग्नीट्यूड एक्सपीरियंस फ्रॉम द अदर चार्ज प्लेस vacuum at a distance and which when placed at a distance 1 meter from the other charge place vacuum of the same magnitude. और यहां पे भी लिख सकते थे हम vacuum of a same magnitude experience electric force is equal to 9 into 10 to the power 9 Newton in, यहां पे भी लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, in वैक्यूम यानी अगर मीडियम अगर क्या रहा, फ्री स्पेस और वैक्यूम अगर रहा, फिर तो भी क्या होगा, वो कौन सा कितना फोर्स एक्ट करेगा, 9 into 10 to the power 9 न्यूटन। अगर मीडियम अगर वैक्यूम से अगर दूसरा अगर रहा तो फिर 9 into 10 to the power 9 न्यूटन फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा चार्ज, तो फिर वो 1 कूलम की डेफिनेशन नहीं होगी। यानी 1 कूलम का अगर डेफिनेशन अगर करना है तो कंडीशन क्या है, मीडियम कौन सा होना है, वैक्यूम और फ्री स्पेस मीडियम होना है, और डिस्टेंस दो चार्ज में का डिस्टेंस क्या होना है, सेम डिस्टेंस होना है, दैट इज 1 मीटर, और मैग्नीट्यूड का दोनों भी चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना है, सेम होना है, दैट इज 1 कूलम। ओके, तो ये थे डियर स्टूडेंट हमारी 1 कूलम की डेफिनेशन। और हमारा जो फिर अगला जो आर्टिकल है, वो अगला आर्टिकल एकदम इंपॉर्टेंट आर्टिकल है डियर स्टूडेंट, और हमें पता है कि फोर्स इज द वेक्टर, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी होने के कारण ये जो कूलम्स लॉ है, हमने पहले कूलम्स लॉ स्केलर फॉर्म में देखा है डियर स्टूडेंट। ओके, तो अब हम वो जो कूलम्स लॉ है, वो कूलम्स लॉ हम वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, है ना। हम टाइटल कौन सा है हमारा, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, तो हमें जैसा हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म में ग्रेविटेशनल फोर्स का जैसा इक्वेशन निकाला, सेम इक्वेशन हमें कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म में निकालना है। वहां पे सिर्फ मास थे, यहाँ पे क्या है, चार्ज है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन सा डिफरेंस है। ओके, तो ये जो चार्ज है, पहले हम सिस्टम कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये सिस्टम कंसीडर की है, ये सिस्टम है। ओके, ये सिस्टम हो गई, ये उसका ओरिजिन हो गया। ओके, और उसके बाद ये जो चार्ज है, ये दो चार्ज, इट इज द पॉइंट चार्ज। ये जो चार्ज है वो कौन से चार्ज है, दैट इज द पॉइंट चार्ज। फर्स्ट इज डिनोटेड बाय Q1 एंड सेकंड इज डिनोटेड बाय Q2। पहला चार्ज Q1 से डिनोट करते हैं और सेकंड चार्ज जो है Q2 से डिनोट करते हैं। ओके, और ये जो उनका जो डिस्टेंस जो है, उनका जो डिस्टेंस जो है, वो डिस्टेंस हम R12 से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दैट इज R12। ओके, R12 से उनका जो दोनों का डिस्टेंस है वो हमने किससे किया, R12 से। ओके, अब Q1 और Q2 ये दो चार्ज है। अब Q1 और Q2 सिस्टम में है, तो सिस्टम में होने के कारण इसकी जो पोजीशन है, सिस्टम में इसकी पोजीशन कहां से है, कहां से इंडिकेट करते हैं हम, कौन से वेक्टर से इंडिकेट करते हैं पोजीशन सिस्टम में, तो वो है पोजीशन वेक्टर। वो क्या है, पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर विच इज ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये है हमारा ओरिजिन है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वो ड्रॉन करेंगे। ओके, तो Q1 के लिए पोजीशन वेक्टर हम R1 लेंगे और Q2 के लिए पोजीशन वेक्टर हम R2 लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, ऐसी ओके, तो ये होगा हमारा पोजीशन वेक्टर, दैट इज द R1, इट इज द R1। ओके, और उसके बाद यहां से जो होगा वो होगा Q2 का पोजीशन वेक्टर R2, यानी
यहां पे ये होगा, दैट इज द R2, दैट इज द R2। ये है पोजीशन वेक्टर, हम यहां पे भी लिख सकते हैं, यहां पे आरो देख सकते हैं। ओके, ये है R2, ये क्या है R2, ये है R1, ये क्या है R1। ओके, अब हमें ये जो मैग्नीट्यूड है, हम चार्ज का मैग्नीट्यूड हम सेम लेंगे और उसका जो साइन है वो साइन सेम है, पॉजिटिव और पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कौन सा ले रहे हैं? ओके, पॉजिटिव हम साइन क्या लेंगे? सेम लेंगे। ओके, यानी दो चार्ज का जो नेचर है, इट इज द लाइक नेचर, इट इज द लाइक चार्ज नेचर। और हमें पता है अगर चार्ज का नेचर अगर लाइक चार्ज नेचर है, इट पॉजेस द फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। और अगर चार्ज का नेचर अगर डिफरेंट अगर रहा तो इट पॉजेस द अट्रैक्शन, दैट इज द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, और कूलम्ब्स लॉ का जो कोलम्बिक जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है, वो कौन सा फोर्स है? म्यूचुअल फोर्स है, बराबर, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, एंड विच इज एक्टिंग द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। ये जो है Q1 Q2, इट इज द पॉइंट चार्जेस एंड इट इज अ प्लेस इन अ वैक्यूम, इट इज अ प्लेस इन अ वैक्यूम। वैक्यूम मीडियम में, फ्री स्पेस में हमने इसको क्या किया? सिचुएटेड किया। ओके, और इसका जो पोजीशन जो है, इट इज अ स्टेशनरी। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, कौन सी? इट इज प्लेस इन वैक्यूम, इट इज प्लेस इन वैक्यूम, इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन, इट इज इन स्टेशनरी पोजीशन। अगर ये चार्ज अगर मूविंग पोजीशन में अगर रहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स लॉ इज नॉट अप्लीकेबल फॉर दैट सिस्टम। If the charge is in motion, Coulomb's law not applicable in that system. That is the charge in motion. Charge in motion. Okay. तो condition क्या है? Both the charge are in rest position, stationary position. Okay. तो ये दोनों भी क्या करेंगे? ये चार्ज इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा, म्यूचुअल फोर्स रहेगा। हम नोटेशन करते हैं, नोटेशन क्या करेंगे? दैट इज F12, F12, it is the force exerted on charge Q1। यानी ये जो 1 सफिक्स है, ये 1 सफिक्स क्या इंडिकेट करता है? जो चार्ज पे फोर्स एक्स होता है वो सफिक्स ये 1 इंडिकेट करता है, और 2 जिससे फोर्स वो चार्ज पे क्या होता है? एक्स होता है, वो 2 क्या करता है? सफिक्स इंडिकेट करता है। दैट इज F12 is the force X on charge Q1 by Q2, on and by। ये क्या है? on and ये क्या है? by। किस पर से? 1 पर, और 2 से क्या होता है? by the charge Q2, 1 पे by the charge Q2। ये होगा F12, और ये जो है F21, सिमिलरली F21 ये क्या होगा? ये क्या होगा? द फोर्स एक्स, कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो सेम रहेगा। एक्स ऑन चार्ज बाय कौन से चार्ज पे? एक्स ऑन चार्ज। अब 2 सफिक्स है, यानी कौन सा चार्ज? Q2 चार्ज हुआ, एक्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1, एक्स ऑन चार्ज Q2 बाय Q1। ओके, अब F12 और F21 है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ऑब्वियसली ये F12 और F21 है, ये क्या है? रिपल्सिव फोर्स है, यानी रिपल्सिव फोर्स यानी इनकी जो डायरेक्शन रहेगी ये क्या रहेगी? दोनों भी एरो की डायरेक्शन क्या रहेगी? इट शोज द रिपल्शन। अगर दोनों एरो की डायरेक्शन अगर ऐसी अगर रही, इट शोज द अट्रैक्शन। दोनों का हेड एक इधर अगर रहा, इट इज अट्रैक्टेड, और दोनों का हेड अगर डिफरेंट इधर अगर रहा डायरेक्शन में, तो क्या होगा? इट इज द रिपल्शन। यानी F12 कैसा रहेगा? F12 कौन सा फोर्स है? F12 है फोर्स, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, यानी F12 की डायरेक्शन इधर रहेगी, ऐसी। ये है, ये होगा हमारा F12,
ये फोर्स हमारा होगा F12। ओके, और उसके बाद F21 की डायरेक्शन किधर रहेगी? F21 की डायरेक्शन इधर रहेगी, ये होगा F21, ये होगा F21, F12 की डायरेक्शन इधर, F21 की डायरेक्शन इधर। यानी ये डायग्राम पर से क्या दिखता है डियर स्टूडेंट, हमें बोथ दी फोर्सेस आर रिपल्सिव। यानी प्रोडक्ट अगर Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फोर्सेस ऑफ रिपल्शन प्रोड्यूस होगा, और Q1 और Q2 का प्रोडक्ट अगर निगेटिव आता है तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी Q1 Q2 ग्रेटर देन अगर 0 अगर रहा, प्रोडक्ट इनका ग्रेटर देन 0 अगर रहा, यानी पॉजिटिव अगर रहा, फोर्सेस ऑफ रिपल्शन, और Q1 Q2 लेस देन 0 अगर रहा तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, क्या रहेगा? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो Q1 Q2 ग्रेटर देन 0, और हमें अब F12 और F21 का इक्वेशन लिखना है। ये R12 क्या है? कांस्टेंट है, दोनों का डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, अब हम F12 का इक्वेशन लिखेंगे। F12 का इक्वेशन कैसा होगा? F12 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर, 1/4πε0 Q1 Q2 R12 स्क्वायर। अब हमें लिखना है, ये होगा इसका मैग्नीट्यूड, F12 का मैग्नीट्यूड ये होगा, क्योंकि ये जो है वो R12 ये फिक्स है, ये F21 के लिए हम फिक्स लेंगे। कोई टेक्स्ट बुक्स में F12 जहां पे है यहाँ पे R12 है, और F21 जहां पे है वहां पे R21 है, लेकिन यहाँ पे हम ये दोनों का डिस्टेंस जो है वो फिक्स रहेंगे। यानी फोर्स का F12 और F21 फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अदर वेक्टर से क्या कर लेंगे? डिनोट करेंगे। ओके, अब F12 की डायरेक्शन हम निकालेंगे। हमें ये पता नहीं है, ये क्या है? हमें R1 पता है, R2 पता है। ओके, और हम अगर R1 में अगर ये अगर वैल्यू अगर ऐड करते हैं, सपोज इसको हम डेल R कहेंगे, अगर हम इसको डेल R अगर कहे तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होगा? R1 प्लस डेल R दैट इज इक्वल टू R2। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा? R1 प्लस डेल R दैट इज इक्वल टू R2। सो डेल R इक्वल टू क्या होगा? R2 माइनस R1, डेल R इक्वल टू दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यानी ये जो है इसके क्या होगा? दैट इज R2 माइनस R1, ये होगा R2 माइनस R1। और R2 माइनस R1 कैसे नोटेट करते हैं? R2 माइनस R1 दैट इज दी R21। सो R21 दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। यानी ये जो R21 है, अब जैसा हमने F12 का इंडिकेशन किया है, वैसे हम R21 और R12 का करेंगे। सपोज R21 का अगर हमें इंडिकेशन करना है, R21 यहां लिखेंगे। ओके, यहां लिखते हैं R21, इसका इंडिकेशन को कैसा वेक्टर कैसा है वेक्टर है? दैट इज इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द चार्ज Q1 एंड टूवर्ड्स द चार्ज Q2। कहां से कहां जा रहा है? ओरिजिनेटेड हुआ है Q1 से, और इट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द Q2। यानी ये जो सेकंड जो है सफिक्स, इट इज इंडिकेट द हेड, जहां पे हेड कोइंसाइड हो रहा है वो होता है फर्स्ट सफिक्स, और जहां पे टेल कोइंसाइड होती है वो होता है सेकंड सफिक्स।
यानी टेल को कहां पे कोइंसाइड हो रही है, टच हो रही है, दैट इज द 1, यानी ये क्या होगा, इसको हम कैसे करेंगे, दैट इज इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड, इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज Q1 टू Q2, फ्रॉम चार्ज, उसको पॉइंट चार्ज कहते हैं, पॉइंट चार्ज Q1 टू Q2, पॉइंट चार्ज Q1 टू Q2। सिमिलरली R12 कैसा रहेगा, R12 डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज, इसका रिवर्स फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, फ्रॉम चार्ज Q2 टू Q1, यानी F12 जो फोर्स है वो F12 फोर्स ये R21 का जो वेक्टर है इससे क्या रहेगा, अपोजिट वेक्टर से एक्ट करेगा, यानी R12 कौन सा रहेगा, फिर R12 Q2 टू Q1, यानी जो डायरेक्शन इसकी और वेक्टर की सेम रहेगी, यानी ये हो गया हमारा R12। F12 के लिए कौन सी डायरेक्शन, कौन से वेक्टर से डायरेक्शन करना है, R12, और R12 ये वेक्टर है, और जो डायरेक्शन वेक्टर की रहती है वही डायरेक्शन यूनिट वेक्टर की रहती है। ओके, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, दैट इज F12 फोर्स एक्ट्स along the unit vector R12, acts along the unit vector R12, यानी हम ये इक्वेशन ऐसे लिखेंगे R12, यूनिट वेक्टर R12। ओके, सिमिलरली F21 कैसे लिखेंगे, इतना ये सेम रहेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 स्क्वायर इंटू, अब क्या होगा F21 की डायरेक्शन कौन से वेक्टर से मैच होती है, F21 की डायरेक्शन इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 2, ये है 1 to 2, यानी कौन सा वेक्टर है स्टार्टिंग 1 to 2, दैट इज R21, यानी इसकी जो डायरेक्शन है वो है इट इज लाइज अलोंग दी R21, इट इज लाइज अलोंग दी R21, और इसे हम ऐसे लिखते हैं यूनिट वेक्टर R21, यूनिट वेक्टर R21। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। ओके, ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है। अब ये तो कांस्टेंट है, ये जो इतना जो टर्म है ये कांस्टेंट है। अगर हमें F12 और F21 के बीच अगर क्या रिलेशन है, ये अगर हमें इंडिकेट्स करना है, तो ये जो इक्वेशन है ये R12 को R21 में कन्वर्ट कर सकते हैं या R21 को R12 में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हमें ये डायग्राम पर से क्या दिखता है, R21 की डायरेक्शन ये R12 से क्या है, अपोजिट है। R21 की डायरेक्शन R12 से क्या है, अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, यानी हम इसका कैसे लिखेंगे, दैट इज R21 दैट इज इक्वल टू R12, मैग्नीट्यूड सेम है, R21 दैट इज इक्वल टू R12, और डायरेक्शन क्या रहेगी, डिफरेंस रहेगी, दैट इज R21 that is equal to minus R12, R21 that is equal to minus R12, और फिर ये जो इक्वेशन है, ये दो इक्वेशन हमारे कैसे इंडिकेट्स हो गए, R21 की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे R12 माइनस R12 अगर सब्स्टिट्यूट अगर की तो इक्वेशन कैसे हो गए, F12 that is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12। ओके, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, इसको हम थर्ड करेंगे। उसके बाद F21 कैसे लिखेंगे, F21 दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई, ये कांस्टेंट रहेगा इतना, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2
अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R21 इंस्टेड ऑफ R21 वी राइट माइनस यूनिट वेक्टर R12 माइनस यूनिट वेक्टर R12। ये होगा फोर्थ इक्वेशन। एंड फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है तो कैसा होगा ये F12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 F12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 माइनस ऑफ F21। ये इक्वेशन से हमें क्या इंडिकेट हो रहा है दैट इज इक्वल मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स possess the equal magnitude but in opposite direction and so Coulomb's law is in accordance with the Newton's third law of motion. Coulomb's law is in accordance with the Newton's third law of motion which is same as that of the gravitational force of attraction. Okay, और ये जो फोर्स है ये F12 और F2 फोर्स ये जो दो चार्ज का जो डिस्टेंस जो लाइंस है ये लाइन पे क्या करें दैट इज द लाइन जॉइनिंग इट इज एक्स दी लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू चार्जेस। ये लाइन पे ही क्या होंगे दो फोर्स क्या होंगे एक्स हो गए। ओके तो इससे हम क्या कहते हैं दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कोलम्बिक फोर्स is a central force electrostatic force is a central force is as that of the gravitational force okay तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमारे टेक्स्ट बुक्स में ये पूरा गलत दिया हुआ है यहाँ पे R2 लिखा है यहाँ पे R2 लिखा है तो आपको इससे क्या करना है चेक करना है उसको करेक्ट करना है। और यहाँ पे भी सब गलत दिया हुआ है ये इक्वेशन ही नहीं एक ही सफिक्स दिया हुआ है टेक्स्ट बुक्स में तो उसको आपको क्या करना है डियर स्टूडेंट करेक्ट करना है। और थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट आप हमें बहुत बढ़िया रिस्पांस दे रहे हो और आप जो है हमारा अगर वीडियो आपको पसंद अगर आए तो उसको लाइक कीजिए आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे चैनल पे अगर नए यूजर अगर हो तो आपके फ्रेंड्स को कहिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी वीडियो का आनंद ले सके। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट। और अगला जो वीडियो हमारा रहेगा वो वीडियो जो रहेगा उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की और ग्रेविटेशनल फोर्स की कंपैरिजन देखेंगे और जो चार्ज का जो है अगर ये दो चार्ज यानी कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कूलम्ब्स लॉ सिर्फ दो ही चार्ज के लिए है क्या अगर 3 या 4 अगर 5 अगर चार्ज अगर होते सिस्टम में तो कूलम्ब्स लॉ का कैसा होगा दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कैसा रहेगा वो हम अगले वीडियो में क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।